दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे पीआरएम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसे फिर से अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, एपिसोड 36। आदित्य का गुस्सा, जोरू का गुलाम, किसी की जान भी जा सकती है। केशव नहीं चिढ़ते हुए अपनी नजरें ऊपर करके दरवाजे की तरफ देखा और फिर ईशानी को देखा, जिसके गाल टमाटर से लाल हो रखे थे। वो अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर ढके हुए थे। उसकी सांसें और ज्यादा तेज होती जा रही थी। वो बेड से उठा। वही ईशानी बेड से उठते ही चेंजिंग रूम की तरह भाग गई। केशव ने दरवाजा खोला तो शामी कबाब में हड्डी बन के मनी और ईशान दोनों खड़े हुए थे। उसने जलती निगाहों से उन दोनों को देखा। वही वो दोनों कंफ्यूज होकर उसे देखते तो कभी एक दूसरे को। मनी ने परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ केशव, तू इतने गुस्से में क्यों है? हम गलत टाइम पर आ गए क्या? केशव ने दांत पीसते हुए कहा, तुम गलत नहीं, बहुत ज्यादा गलत टाइम पर आ गए। मनी ने चौंकते हुए केशव को देखा कि तभी उसकी निगाहें केशव के होठों पर चली गई, जहां ईशानी की लिपस्टिक लगी हुई थी। ये देख उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने ईशान को कोहनी मारते हुए वहां दिखाए। ईशान देखकर चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगले ही पल उसने अपने कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा सॉरी, हमें पता नहीं था कि तुम अपने काम में बिजी हो। केशव ने गुस्से में उन्हें घूरते हुए कहा, अब बको, किस काम के लिए आए हो? ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, कमाल यार, यह काम तो तुम कभी भी कर सकते हो। तुम्हारी बीवी कहीं भागी नहीं जाएगी, चलो अभी हमारे साथ चल के कुछ काम कर लेते हैं वहां। केशव ने चिढ़ते हुए कहा, गधे, मैं काम से ही आया हूं, तुम अपना काम बताओ, तुम्हें क्या करना है? ईशान ने चिढ़ते हुए कहा, अबे यार, तू चलेगा तब पता चलेगा ना, चल चल अब आगे। ये कहते हुए उन दोनों ने केशव के हाथ पकड़े और वहां से ले गए। वहीं ईशानी इस वक्त शावर के नीचे खड़ी थी। उसका पूरा बदन तप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो आग की भट्टी में खड़ी हुई हो। हालांकि शावर से ठंडा ठंडा पानी आ रहा था जो उसके बदन को भिगा रहा था, लेकिन उसके अंदर की गर्मी शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसका सीन ऊपर नीचे हो रहा था। उसका चेहरा अभी भी लाल हो रखा था। उसने अपने गालों को हाथों से दबाते हुए कहा, ईशानी, होश में, ये क्या पागलपन कर रही है तू, होश में आ। वो अपने गालों को थपथपाई जा रही थी, लेकिन उसके गाल टमाटर से लाल होते जा रहे थे। उसकी आंखों के सामने बार बार बेडरूम का सीन घूम गया था। उसने अपने होठों को टच किया। उसके होंठ अभी भी हल्के लाल थे। वही केशव इस वक्त अपने दोस्तों के साथ मैनन हॉल में बैठा हुआ बस उन्हें घूरे जा रहा था। वह काफी चिढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था। वही उसके सामने वो चारों, मनी, ईशान, जगदीप और आदित्य बैठे हुए थे, जहां आदित्य कहीं और ही खोया हुआ था। केशव ने गुस्से में उन तीनों को घूरा और आंखें छोटी करते हुए पूछा, अबे पागलो, अब बताओगे मुझे इस तरह बुलाया क्यों है? गुस्सा मत दिलाओ, तुम लोग की वजह से मेरा रोमांस अधूरा रह गया है। ईशान ने चौंकते हुए मुंह बनाते हुए कहा, केशव, ये बहुत गलत बात है। पिछले 2 मिनट से हम देख रहे हैं तुम्हें, बस भी करो नहीं। जब देखो रोमांस कर रहे हो तुम, पहले ऐसे नहीं थे। पता नहीं शादी के पास कौन सा जादू चल गया है तुम्हारे ऊपर। मनी ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, जादू नहीं, लिपस्टिक चली है बेचारे के ऊपर। ये सुनकर केशव ने उसे घूरा। हालांकि उसने लिपस्टिक पहले ही साफ कर ली थी, लेकिन ये लोग अभी भी इसका मजाक बनाने से बाज नहीं आए थे। केशव ने चिढ़ते हुए उंगली दिखाकर उन तीनों से कहा, तुम तीनों चुप करो वरना पिटोगे। तुम जानते हो ना किसके सामने बैठे हो? वह आदित्य को देखने लगा था। ये देख, हाँ, वह आदित्य के पास आकर बैठ गया। उसने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, आदित्य। लेकिन आदित्य ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि वो अभी भी समिति के ख्यालों में खोया हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार समिति का मासूम सा फेस घूम रहा था, जिस पर मोटे मोटे आंसू थे। वो हैरान कि कोई लड़की इतनी मासूम कैसे हो सकती है। केशव ने आंखें छोटी करते हुए बाकी तीनों को देखा और फिर दोबारा आदित्य को देखकर बोला, आदित्य, आई एम टॉकिंग टू यू। लेकिन तभी आदित्य का फोन रिंग करने लगा। फोन की आवाज से एकदम से आदित्य होश में आया। केशव ने ठंडी नजरों से फोन को देखा, जहां समिति नाम शो हो रहा था। ये देख उसकी भौहें आपस में तन गईं। बाकी तीनों ने भी उसके फोन को देखा, लेकिन उससे पहले ही आदित्य ने अपना फोन लिया और वहां से उठकर दूर चला गया। ये देख जगदीप ने कंफ्यूज होकर अपने बाल खुजलाते हुए कहा, हे भगवान जी, मेरे दोस्त को क्यों कौन सी बला चिपक गई? हम भी पहचान लेते, ये समिति कौन है? मनी, तुम जानती हो गया ऐसी कोई लड़की को? मनी ने मुंह बनाते हुए कहा, कैसी बातें कर रहा है, मैंने आज तक किसी समिति का नाम नहीं सुना। ये समिति कोई नया पंछी लगती है, ये कौन है? उसने केशव को देखा, जो कि ठंडी निगाहों से आदित्य को ही देख रहा था। आदित्य ने जैसे ही फोन अटेंड किया तो दूसरी तरफ से समिति की मासूम आवाज सुनाई दी, आप कहां पर हैं? उसकी मासूम आवाज सुन एक पल के लिए आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगले ही पल धीमी आवाज में बोला, मैं अपने दोस्त के पास आया हूं, क्यों, कोई काम था? समिति ने धीरे से कहा, वो हमें कुछ काम था, क्या आप अभी आ सकते हैं?
उसकी आवाज में हिचकिचाहट महसूस हो रहा था। आदित्य ने आंखें छोटी करते हुए पलट के देखा, चराओं जो कि एक ही सोफे के ऊपर टिके हुए अपनी गर्दन को आपस में जोड़े हुए उसे घूर रहे थे। ये देख वह सकपका गया। वो तुरंत अपना फोन लिए पैलेस के बाहर निकल गया। उसके जाते ही केशव ने ठंडी निगाहों से उसे जाते देखकर कहा, लगता है कि किसी लड़की का चक्कर है, मैं पता लगा दूंगा कि यह कौन है। तुम बताओ कि क्या काम था। मनी ने मुंह बनाते हुए कहा, काम का क्या मतलब है, हमें पार्टी चाहिए, तेरी शादी हुई है, चल हमें ना कोई गिफ्ट ही दे दे। केशव ने आंखें छोटी करते हो उन तीनों को देखा। वो सभी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी वह उसके सामने ऐसे खड़े थे। उसने आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम तीनों को हो क्या, क्या है, बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। पार्टी की रही बात, पार्टी तुम्हें मिली नहीं थी, अब कोई पार्टी नहीं मिलेगी। तुम लोगों ने सिर्फ पार्टी के चक्कर में मुझे यहां बुलाया है। जगदीप ने मुंह बनाते हुए कहा, यह गलत बात है, चल हमें कहीं डिनर पर ही ले चल, नहीं तो अपनी महंगी कारों में से एक एक हमें गिफ्ट कर दे। ये सुनते ही बाकी दोनों की आंखों में भी चमक आ गई। ईशान ने भी उसकी बात में हामी भरते हुए कहा, यस बिल्कुल, तेरे पास तो नई नई गाड़ियां आ जाती है, उनमें से एक हमारे नाम कर दे। ये सुनकर केशव ने अपना से कर लिया। वह चिढ़ते हुए सोफे खड़े होकर बोला, ठीक है तो मैं काम करो, मेरी पूरी जायदाद रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे 2 मिनट अपनी बीवी के साथ के बिताने दोगे या नहीं। उसका गुस्सा देखा वह तीनों चुप हो गए, एक दूसरे को देखने लगे। मनी ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, जा अपनी बीवी के पास चला जा, यहां आने को किसने कहा। वो पैर पटकते हुए वहां से निकल गई और उसी के पीछे पीछे वो दोनों भी निकल गए। वहीं केशव शॉक्ड होते हुए बस उन्हें जाते हुए देखता रहा और फिर अपने कमरे की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ आदित्य इस वक्त अपने विला में एक कमरे खड़ा हुआ था। उसी के सामने समिति खड़ी थी जो कि मासूम नजरों से देख रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए पूछा, अब बताओ प्रॉब्लम क्या है। समिति ने मासूम सा फेस बनाते हुए कहा, वह पानी ठंडा आ रहा है। आप बताइए गर्म पानी कहाँ से आएगा, मुझे ठंडे पानी से बुखार और जुकाम हो सकता है। आदित्य ने सर्द नजरों से उसे देखते हुए कहा, गीजर चलाओगी तो गर्म पानी आएगा। समिति ने मासूम नजरों से उसे देखा और अपनी आंखें घुमाते हुए पूछा, ये गीजर कहाँ है और कौन सा है। आदित्य ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए गुस्से में कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुमने गीजर नहीं देखा आज तक, बाथरूम में लगा तो है। समिति ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए शिकायती लहजे में कहा, उनमें से कौन सा है, बाथरूम नहाने के लिए होता है, मशीनों के लिए थोड़ी ना होता है, वहां बहुत सी महीने हैं। आदित्य को गुस्सा आ रहा था। उसने अपने माथे को रब करते हुए कहा, ठीक है तुम बाथरूम में चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहते हुए वह उसका हाथ पकड़े बाथरूम की तरफ आया। बाथरूम में गीजर, वाटर कूलर और भी कई तरह की मशीन लगी हुई थी। आदित्य ने गीजर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जंगली बिल्ली, इसे गीजर कहते हैं, क्या तुमने ऐसा कुछ नहीं देखा पहले। समिति ने मासूम नजरों से उसे देखा और चेहरा नक में हिला दिया। आदित्य ने तुरंत कहा, लेकिन तुम्हारी आंटी के घर में लगा हुआ होगा, काफी बड़ा घर है। समिति ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ लेकिन मुझे चलाने की परमिशन नहीं है, मैं उसे बाथरूम में नहीं नहाती, मैं तो वह सर्वेंट वाले। ये कहते कहते वह चुप हो गए। उसकी बात सुनते ही आदित्य ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली और दांत पीसते हुए बोला, ठीक है तुम अभी इसे इस्तेमाल करो, मैं बताता हूँ। ये कहते हुए उसने उसे गीजर इस्तेमाल करना सिखाए और बाथरूम के बाहर आ गया। वह सोफे पर बैठा हुआ था, वह अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन थे। उसने ठंडी आवाज में कहा, हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका काफी अच्छे से ख्याल रखूंगा, वह मेरी जिम्मेदारी है और आदित्य नारायण अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागता। ये सुनकर दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज सुनाई दी, वो तय ठीक है, हम कुछ दिनों में इंडिया आ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि उसका क्या करना है, लेकिन तब तक वह तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, समझ में आई बात। ये सुनकर आदित्य ने कुछ नहीं कहा। वह ठंडी नजर से उस रूम को देखने लगा जहां समिति थी। उसने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया और ठंडी निगाहों से उस कमरे को देखते हुए अपने आप से बोला, ये बहुत गलत कर दिया आप लोगों ने, आपको समिति को इतना हट नहीं करना चाहिए था। अब आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत भारी कीमत। अपने जाने अनजाने में सही आपने समिति को नहीं, आदित्य नारायण को नाराज किया है और इसकी कीमत किसी की जान भी जा सकती है। ये कहते हुए उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी, जिसका नाम है रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 37, मॉर्निंग किस विनाश की हैवानियत, आई विल पनिश यू बच्चा। समिति ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए शिकायती लहजे में कहा, उनमें से कौन सा है, बाथरूम नहाने के लिए होता है, मशीनों के लिए थोड़ी ना होता है, वहां बहुत सी महीने हैं। आदित्य को गुस्सा आ रहा था। उसने अपने माथे को रब करते हुए कहा, ठीक है तुम बाथरूम में चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहते हुए वह उसका हाथ पकड़े बाथरूम की तरफ आया। बाथरूम में गीजर, वाटर कूलर और भी कई तरह की मशीन लगी हुई थी। आदित्य ने गीजर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जंगली बिल्ली, इसे गीजर कहते हैं, क्या तुमने ऐसा कुछ नहीं देखा पहले। समिति ने मासूम नजरों से उसे देखा और चेहरा नक में हिला दिया।
आदित्य ने तुरंत कहा, लेकिन तुम्हारी आंटी के घर में लगा हुआ होगा, काफी बड़ा घर है। समिति ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ लेकिन मुझे चलाने की परमिशन नहीं है, मैं उससे बाथरूम में नहीं नहाती, मैं तो वह सर्वेंट वाले। ये कहते कहते वह चुप हो गए। उसकी बात सुनते ही आदित्य ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली और दांत पीसते हुए बोला, ठीक है तुम अभी इसे इस्तेमाल करो, मैं बताता हूँ। ये कहते हुए उसने उसे गीजर इस्तेमाल करना सिखाए और बाथरूम के बाहर आ गया। वह सोफे पर बैठा हुआ था, वह अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन थे। उसने ठंडी आवाज में कहा, हाँ हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका काफी अच्छे से ख्याल रखूंगा। वह मेरी जिम्मेदारी है और आदित्य नारायण अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागता। अब आगे। ये सुनकर दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज सुनाई दी, वो तय ठीक है, हम कुछ दिनों में इंडिया आ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि उसका क्या करना है, लेकिन तब तक वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, समझ में आई बात? ये सुनकर आदित्य ने कुछ नहीं कहा। वह ठंडी नजर से उस रूम को देखने लगा जहां समिति थी। उसने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया और ठंडी निगाहों से उस कमरे को देखते हुए अपने आप से बोला, ये बहुत गलत कर दिया आप लोगों ने, आपको समिति को इतना हट नहीं करना चाहिए था। अब आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत भारी कीमत। अपने जाने अनजाने में सही आपने समिति को नहीं, आदित्य नारायण को नाराज किया है और इसकी कीमत किसी की जान भी जा सकती है। ये कहते हुए उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई जंगलों के बीच काफी सारी गाड़ियों का काफिला एक तरफ बढ़ता जा रहा था। काफिले में उन गाड़ियां की रोशनी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तंग रास्तों से होती हुई वह सभी गाड़ियां जंगल के बीचों बीच जा रुकी। ब्लैक कलर की गलियों के अंदर से काफी सारी बॉडीगार्ड बाहर निकले। तभी एक बॉडीगार्ड ने आगे बढ़ के एक ब्लैक कलर की BMW का दरवाजा खोला। इसके अंदर से विनाश बिना किसी एक्सप्रेशन के बाहर निकला। उसने एक जीन्स की पैंट, एक ब्लैक टी शर्ट और ऊपर से ब्लैक लॉन कोट पहना हुआ था, जो कि उसकी पर्सनैलिटी पर काफी सूट कर रहा था। उसके चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन थे। वो अपनी पैनी नजरों से आसपास देख रहा था, जहां उसके सामने एक ब्लैक कलर की एक काली हवेली सी खड़ी थी, जिसे देख उसके होठों पर तीखी मुस्कान आ गई। उसने अपना दायां हाथ पैंट की पॉकेट में डाला और दूसरे हाथ से चुटकी बजाते हुए अपने कदम हवेली के अंदर रख हवेली के अंदर चला गया। उसके कदम पड़ते ही वहां पर चीखें गूंजने लगी। वह चीज सामने में हाल से आ रही थी, जहां विनाश के सामने ही उसके कुछ बॉडीगार्ड एक आदमी को बेरहमी से पीट रहे थे। उसके चेहरे, उसके पूरे शरीर पर से खून निकल रहा था। ऐसी कोई जगह न थी जहां से खून बाहर न आ रहा हो। उसे कई तरह के घाव दिए गए थे, गन के, चाकू के, डंडे के, सभी तरह के घाव उसे और ज्यादा चोट पहुंचा रहे थे। इस वक्त वह एक चेयर से बंधा हुआ था और उसे एक बॉडीगार्ड बिजली के झटके दे रहा था, नंगी वाय लगाकर। विनाश को यह देख कोई फर्क नहीं पड़ा। वह शांत नजरों से उसे देखते हुए एक किंग साइज सोफे की तरफ गया, बैठा और सोफे से अपना सिर टिकाते हुए और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। वह उस आदमी की चीखों को सुनता जा रहा था। उसके होठों पर हल्की सी कनिक मुस्कान थी। वहीं उसके पीछे खड़े उसके सभी गार्ड परेशान नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। लगभग 10 मिनट बाद जब उसे इंसान की चीखें और ज्यादा तेज होने लगी तो विनाश ने एकदम से अपना दायां हाथ ऊपर उठाया, जिसे देख वह बॉडीगार्ड एकदम से रुक गया और पीछे हटा। विनाश ने एकदम से अपनी आंखें खोली और सोफे खड़े होते हुए अपने कदम उसे आदमी की तरफ बढ़ने लगे। उसे अपनी तरफ आता देख उसे आदमी के हाथ पैर कांपने लगे। वह और ज्यादा से चिल्लाने लगा। विनाश ने उसे उंगली के इशारे से चुप रहने के लिए कहा। उसके पास जाकर अब उसकी चेयर पर अपने हाथ टिकाए वह अपनी लाल आंखें लिए उस आदमी को घूरने लगा। उसकी नजरें ही मिलते ही वह आदमी और ज्यादा घबरा गया। उसने रोनी सी आवाज में कहा, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं सच में उसके बारे में कुछ नहीं चाहता, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। ये सुनकर विनाश ने एकदम से उसकी गर्दन को अपनी मुट्ठी में करते हुए तेज आवाज में कहा, ऐसे कैसे नहीं जानते? विनाश वो वाला है जो मुर्दों से भी सच उगल वाले। तुम क्या चीज हो? चलो सच सच बताओ कि वह कहाँ है। अगर वह नहीं मिली तो आई प्रॉमिस तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली राख हो जाएगी। ये सुनते ही उसे आदमी की आंखों में एक अजीब सा खौफ तैर गया। उसने तुरंत नाम से हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब सच सच बता रहा हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। ये कहते हुए वह आदमी कांप रहा था। वह अच्छे से विनाश हो जानता था। वह विनाश के खौफ से वाकिफ था। वह विनाश की दरिंदगी को जानता था। उसकी बात सुनकर विनाश ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, चलो तुम्हें अकल तो आई। 3 मिनट के अंदर अगर तुमने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई तो तुम्हारे शरीर के इतने टुकड़े होंगे जितनी तुम्हारे शरीर में हड्डियां नहीं होगी। ये कहते हुए वापस विनाश अपने सोफे पर जाकर बैठ गया। उसके होठों पर कनिष्क मुस्कान थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए अपने आप से कहा, हाँ हो, तुम कब आओगी मेरे सामने? बहुत बेसब्र हूँ तुमसे मिलने के लिए। बस एक बार मुझसे मिलो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि विनाश तनेजा को धोखा देने का, उससे दूर भगाने का अंजाम क्या होता है। उसे अपना एडिक्ट बनाकर उसे दूर भाग रही हो। नॉट फेयर बच्चा, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आई विल पनिश यू बच्चा। उसकी आवाज में गुस्सा, नफरत, जलन, कई तरह के भाव उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। उसने एक गार्ड को देखते हुए उंगली से इशारा किया तो 2-3 गार्ड उस आदमी को चेयर समेत उठाकर ले गए।
वह आदमी चलता रहा लेकिन कोई उसकी सुनने को वहां पर नहीं था। उसकी आवाजें उस हवेली और उसे जंगल के घनघोर सन्नाटे को चीरती जा रही थी। अगली सुबह सुबह पाठक हवेली। अचानक से बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। सुबह के 5 बजे रहे थे। अचानक से कपकपी सी छूटने से ईशानी ने अपनी आंखें खोली। वो कसमसाते हुए उठने को हुई लेकिन तभी उसे कोई वजन फील हुआ। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर नीचे देखा तो उसके होठों पर मुस्कान दौड़ गई। उसकी कमाई को इस वक्त केशव ने होल्ड किया हुआ था। वह इस वक्त केशव के ऊपर लेटी हुई थी। उसने सामने केशव के हैंडसम फेस को देखा जो सोते हुए काफी क्यूट और मासूम दिखाई दे रहा था। वह उसके फेस को देखने लगी। उसे एक बार फिर कल रात के इंसिडेंट उसकी आंखों के सामने घूमने लगे जिसे याद करते ही उसके गाल शर्म से लाल होने लगे। उसने धीरे से विनाश की नाक पर टैप करते हुए कहा, हम यकीन नहीं आता यह मासूम सा इंसान रात में इतना वाइल्ड हो जाता है। मेरे होठों को चबा जाने वाला था। अगर वह दोनों नहीं आते तो हमारे बीच से कुछ हो जाता। ये कहते हुए उसके होठों पर हल्की सी मायूसी और चेहरे पर उदासी छा गई। वो केशव के पेट पर आकर बैठी। वह उसके गालों को टच करती तो कभी उसकी आंखों को कभी उसके होठों को। ना जाने कौन सा अट्रैक्शन था केशव के अंदर जो वह उसके होठों की तरफ खींचती जा रही थी। वो अपने आप अपना चेहरा उसके होठों की तरफ झुकने लगी। उसके हाथ केशव के होठों से टकराने वाले थे। उसके होंठ कांप पर रहे थे। वह नहीं जानती थी कि वह क्या क्या करने जा रही है। तभी एकदम से उसकी सी सिसकी सी निकल गई। वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही केशव ने उसकी गर्दन में हाथ डालते हुए उसके होठों को अपने होठों से कस लिया और वाइल्ड किस करने लगा। वही ईशानी उसके इतने वर्ल्ड किस को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कुछ ही सेकंड में उसके हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह अब केशव का साथ नहीं दे पा रही थी। वह बस उसके नीचे उसके किस को बर्दाश्त कर रही थी। केशव कभी उसके होंठ को बाइट करता तो कभी होठों को अपने होठों में लेकर शक करने लग रहा। वह उसे फ्रेंच किस करने लगा जिससे ईशानी के होश उड़ते जा रहे थे। उसकी सांसें और ज्यादा तेज होती जा रही थी। एक पल ऐसा आया जब ईशानी को सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होने लगी। उसे ऐसा लगा था कि अगर उसने एक बार सांस ना ली तो उसकी जान निकल जाएगी। ये सोचते हुए उसने केशव को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की लेकिन केशव की पकड़ उसके ऊपर मजबूत कसी हुई थी। उसकी आंखों की किनारियों से आंसू निकलने लगे। वह केशव को चाहकर भी अपने ऊपर से दूर नहीं कर पा रही थी लेकिन जैसे ही केशव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और ईशानी की आंखों में आंसू देखे तो उसने एकदम से अपनी पकड़ ढीली छोड़ दी और एकदम से ईशानी के ऊपर से बैठकर दूसरे किनारे पर बैठा उसे देखने लगा। अब क्या होगा आगे इस कहानी में ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी जिसका नाम है रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 38 फर्स्ट किस। चलो कपड़े उतारो लिटिल वाइफी। ईशानी का शर्माना। अचानक से बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। सुबह के 5 बजे रहे थे। अचानक से कपकपी सी छूटने से ईशानी ने अपनी आंखें खोली। वो कसमसाते हुए उठने को हुई लेकिन तभी उसे कोई वजन फील हुआ। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर नीचे देखा तो उसके होठों पर मुस्कान दौड़ गई। उसकी कमाई को इस वक्त केशव ने होल्ड किया हुआ था। वह इस वक्त केशव के ऊपर लेटी हुई थी। उसने सामने केशव के हैंडसम फेस को देखा जो सोते हुए काफी क्यूट और मासूम दिखाई दे रहा था। वह उसके फेस को देखने लगी। उसे एक बार फिर कल रात के इंसिडेंट उसकी आंखों के सामने घूमने लगे जिसे याद करते ही उसके गाल शर्म से लाल होने लगे। उसने धीरे से विनाश की नाक पर टैप करते हुए कहा, हम यकीन नहीं आता यह मासूम सा इंसान रात में इतना वाइल्ड हो जाता है। मेरे होठों को चबा जाने वाला था। अगर वह दोनों नहीं आते तो हमारे बीच से कुछ हो जाता। ये कहते हुए उसके होठों पर हल्की सी मायूसी और चेहरे पर उदासी छा गई। वो केशव के पेट पर आकर बैठी। वह उसके गालों को टच करती तो कभी उसकी आंखों को कभी उसके होठों को। ना जाने कौन सा अट्रैक्शन था केशव के अंदर जो वह उसके होठों की तरफ खींचती जा रही थी। वो अपने आप अपना चेहरा उसके होठों की तरफ झुकने लगी। उसके हाथ केशव के होठों से टकराने वाले थे। उसके होंठ कांप पर रहे थे। वह नहीं जानती थी कि वह क्या क्या करने जा रही है। तभी एकदम से उसकी सी सिसकी सी निकल गई। वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही केशव ने उसकी गर्दन में हाथ डालते हुए उसके होठों को अपने होठों से कस लिया और वाइल्ड किस करने लगा। वही ईशानी उसके इतने वर्ल्ड किस को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कुछ ही सेकंड में उसके हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह अब केशव का साथ नहीं दे पा रही थी। वह बस उसके नीचे उसके किस को बर्दाश्त कर रही थी। केशव कभी उसके होंठ को बाइट करता तो कभी होठों को अपने होठों में लेकर शक करने लग रहा। वह उसे फ्रेंच किस करने लगा जिससे ईशानी के होश उड़ते जा रहे थे। अब आगे उसकी सांसें और ज्यादा तेज होती जा रही थी। एक पल ऐसा आया जब ईशानी को सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होने लगी। उसे ऐसा लगा था कि अगर उसने एक बार सांस ना ली तो उसकी जान निकल जाएगी। ये सोचते हुए उसने केशव को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की लेकिन केशव की पकड़ उसके ऊपर मजबूत कसी हुई थी। उसकी आंखों की किनारियों से आंसू निकलने लगे। वह केशव को चाहकर भी अपने ऊपर से दूर नहीं कर पा रही थी लेकिन जैसे ही केशव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और ईशानी की आंखों में आंसू देखे तो उसने एकदम से अपनी पकड़ ढीली छोड़ दी और एकदम से ईशानी के ऊपर से बैठकर दूसरे किनारे पर बैठा उसे देखने लगा। ईशानी का चेहरा इस वक्त गुस्से से और शर्म से लाल हुआ खाता। उसने गुस्से में अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए केशव को देखकर मुंह बनाकर कहा, यह आपने अच्छा नहीं किया। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मुझे होठों पर दर्द मत दीजिए और आप वहां काटने भी रहते हैं।
ये बहुत गलत बात है मिस्टर हब्बी। केशव ने आंखें छोटी करते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर कहा, लिटिल वाइफ मैं तुम्हें कहा किस किया, किस तुमने में मुझे किया, और रही बात बाइट करने की तो अब मेरा खुद पर कंट्रोल कहाँ है, मैं तो पूरा तुम्हारे बस में हूँ और तुम्हारे इन रसीले होठों को देखने के बाद भला मैं अपना कंट्रोल कैसे कैसे ना खोलें। तुम्हारे ये सोफट होंठ हैं इतने रसीले कि इन्हें बार बार पीने का मन करता है। उसकी बात सुनकर ईशानी हैरान हो गई, वो गुस्से में उसे घूरने लगी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, आप अपनी पसंद से भटक जाते हैं हब्बी, आप भूल जाते हैं कि आप एक टाइकून है, हार्टलेस आइकॉन। केशव ने एक नज़र उसे देखा और फिर हंसते हुए कहा, मैंने रात भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, मुझे तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनना पसंद नहीं है, लिटिल वाइफ है। अगर तुमने दोबारा मुझे हार्टलेस का कहा तो मैं तुम्हें दोबारा बाइट करूंगा और इस बार तुम्हें इतनी तेज दर्द होगा कि तुम। ये कहते रहते उसके बाकी के शब्द उसमें मुंह में रह गए। ईशानी ने उसे घूरक और पर पेट हुए वहां से जाने लगी, लेकिन अगले ही पल उसे केशव ने अपनी बाहों में उठा लिया। वह हैरान होकर केशव को देखने लगी और मुंह बनाते हुए कहा, छोड़िए मुझे नहाने जाना है। केशव ने आई विंक करते हुए कहा, ओह ये तो अच्छी बात है, मैं भी वही जा रहा हूं, चलो एक साथ नहाते हैं। ईशानी के गाल शर्म से लाल होने लगे। उसने अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं नहाना, आपके साथ नहाऊंगी तो आप दोबारा से ऐसी हरकत करेंगे और मुझे। ये कहते कहते उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली। केशव ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूं, मैं इतना हैंडसम तुम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती हो। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं अचानक ही ऐसा हो गया हूं। ये कहते हुए उसने अपनी गर्म सांसें ईशानी की गर्दन पर छोड़ी। ईशान ने कसके उसकी शर्ट को अपने मुट्ठी में भींच लिया। केशव चुपचाप उसे लिए वॉशरूम के अंदर आ गया और बाथटब के पानी में लेटा दिया। ईशानी हैरान होकर उसे देखने लगी और अपनी आप को देखते हुए चिल्लाई, आपको आदत है क्या मुझे भिगाने की? किसी को कपड़ों के साथ बाथटब में कौन बैठाता है? केशव ने अगले ही पहले उसे बाथटब के बाहर खड़ा किया। ईशानी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। केशव ने उसकी तरफ झुकते हुए धीरे से कहा, ओके चलो अपने कपड़े उतारो। उसके इस तरह कहने से ईशानी अब आंखों बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। उसने हकलाते हुए कहा, कक्का क्या कहा आपने मुझे? केशव ने आंखें छोटी करते हुए कहा, तुमने कहा ना तुम्हारे कपड़े भीग जाते हैं, अब तुम्हें नहाना है और तुम चाहती है तुम्हारे कपड़े भीगे ना भेजे, तो इसका तो एक ही तरीका है बीवी, तुम्हें अपने कपड़े उतार देने होंगे। अगर तुम नहीं उतारोगी तो मुझे कहो, मैं उतार देता हूँ। ये कहते हुए उसने अपना एक हाथ ईशानी की तरह बनाया। ईशानी घूर के उसे देखने लगी और मन में अपने आप में बड़बड़ाए, हो भगवान, इंसान कितना शैतान है, हर वक्त मुझे परेशान करने का कोई ना कोई मौका ढूंढता रहता है। वह केशव को घूरने लगी। वह मन ही मन काफी अजीब फील कर रही थी। वह आज तक केशव के सामने बिना कपड़ों के नहीं आई थी। उसे का दिल जोर से धक धक कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। उसने कश की अपनी ड्रेस को मुट्ठी में भींच लिया। वो हकलाते हुए बोली, नहीं वो नहीं, मुझे कपड़े नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। उसके पीछे केशव खड़ा हुआ, उसकी कमर में हाथ डाले उसकी नाइटी को ऊपर की तरफ खींच रहा था। ईशानी के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। ईशानी ने हकलाते हुए एक बार फिर रोनी सी आवाज में कहा, हब्बी प्लीज ऐसा मत कीजिए। उसके रोनी सी आवाज सुन केशव की आंखें एकदम से छोटी हो गई। उसने एकदम से उसकी कमाई पर अपने हाथ ढीले किए और उसे घूरने लगा और एकदम से अपने हाथों से कमरे से हटाते हुए जाकर शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वो ठंडे पानी में भीगने लगा। वही उसके इस तरह हटने से ईशानी हैरान होकर उसे देखने लगी। आदित्य का आउट हाउस। वहीं दूसरी तरफ कसमसाते हुए समिति ने अपनी आंखें खोली। उसे रात चैन की नींद आई थी। वह काफी रिलैक्स महसूस कर रही थी। उसने एक नज़र कमरे को देखा जो कि काफी आलीशान और बड़ा था। वह इस वक्त आलीशान बेड पर थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसको लिए ऐसी जिंदगी भी बनी हो सकती है। उसने आदित्य की एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी। वो बाथरूम की तरफ चली गई। लगभग 10 मिनट बाद वह तैयार होकर कमरे के बाहर निकली और मैनन हॉल में पहुंची तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सामने एक लंबे से सोफे के ऊपर आदित्य सो रहा था। आदित्य को सोफे पर सोया देख पहले तो वह हैरान हुई, अगले ही पल उसकी हंसी छूट गई। आदित्य जो कि लोअर और टी शर्ट पहने हुआ उल्टा होकर लेटा हुआ था। ये देखकर उसे हंसी भी आ गई थी। उसने आसपास देखा जहां 2-3 सर्वेंट अपने काम में लगे हुए थे। वह चलते हुए आदित्य के पास आए और उसके सोफे के पास बैठ गई। वह उसके हैंडसम फेस को देखने लगी। उसने धीरे से उसके गाल को टच किया तो उसके पूरे शरीर में एक अजीब सिहरन दौड़ने लगी। उसका मन आदित्य को छूने का कर रहा था, लेकिन तभी आदित्य ने नींद में ही अपना हाथ दूसरी तरफ मारा, जिससे उसके हाथ सीधा समिति की गर्दन में चले गए। उसने एकदम से समिति को अपनी तरफ खींच लिया। समिति उसके इस क्रिया से हैरान हो गई। वह आदित्य को देखने लगी जो अभी भी नींद में था। उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वह इस वक्त आदित्य के ऊपर लेटी हुई थी। आदित्य ने करवट ले ली थी। उन दोनों के शरीर एक दूसरे में समाये हुए थे। उसे काफी शर्म भी आ रही थी, क्योंकि उसके इस तरह करने से सभी सर्वेंट हैरान होगा उसे देखने लगे। उसने धीरे से सहमी हुई आदित्य के सीने पर हाथ रख उसके कान के पास आकर लो वॉइस कहा, आदित्य जी, आदित्य जी।
उसकी गर्म सांसों को अपने कान के पास महसूस कर आदित्य कसमसाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके एक बेहद करीब, लगभग बहुत करीब समिति का फेस था। ये देख एक पल के लिए आदित्य हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराते देख समिति कंफ्यूज हो गई। वह उसके सीने पर हाथ का दबाव बनाते हुए उठने को हुई, लेकिन एक बार फिर उसका हाथ फिसल गया और उसके होंठ सीधा आदित्य के होठों से जा मिले। ये देख वह हैरान हो गई। उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैक हो चुका था, वह कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। वही आदित्य के होठों के मुस्कान और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। उसने उसकी कमाई को कसके होल्ड किया, वो अपने होंठ उसके होठों पर कसने लगा। वह धीरे धीरे उसे पोलाइट किस करने लगा। धीरे धीरे कुछ ही मिनट के अंदर उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। वो काफी पैशनेट तरीके से उसे करने लगा। उसके इस तरह किस करने से समिति और ज्यादा हैरान हो गई। उसे काफी शर्म भी आ रही थी। वह अच्छे से जानती थी कि सर्वेंट उनको को ही देख रहे होंगे। उसके गाल टमाटर की तरह लाल होते जा रहे थे। उसने आदित्य की शर्ट को अपने मुट्ठी में भींचा हुआ था। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी। दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी, जिसका नाम है रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 39, शक्ति की बहन शाशिका, पास्ट मेमोरीज, मुझे तुम्हें किस नहीं करना। आदित्य, जो कि लोअर और टी शर्ट पहने हुआ उल्टा होकर लेटा हुआ था, ये देखकर उसे हंसी भी आ गई थी। उसने आसपास देखा, जहां 2-3 सर्वेंट अपने काम में लगे हुए थे। वह चलते हुए आदित्य के पास आए और उसके सोफे के पास बैठ गई। वह उसके हैंडसम फेस को देखने लगी। उसने धीरे से उसके गाल को टच किया तो उसके पूरे शरीर में एक अजीब सिहरन दौड़ने लगी। उसका मन आदित्य को छूने का कर रहा था, लेकिन तभी आदित्य ने नींद में ही अपना हाथ दूसरी तरफ मारा, जिससे उसके हाथ सीधा समिति की गर्दन में चले गए। उसने एकदम से समिति को अपनी तरफ खींच लिया। समिति उसके इस क्रिया से हैरान हो गई। वह आदित्य को देखने लगी, जो अभी भी नींद में था। उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वह इस वक्त आदित्य के ऊपर लेटी हुई थी। आदित्य ने करवट ले ली थी। उन दोनों के शरीर एक दूसरे में समाये हुए थे। उसे काफी शर्म भी आ रही थी, क्योंकि उसके इस तरह करने से सभी सर्वेंट हैरान होगा उसे देखने लगे। उसने धीरे से सहमी हुई आदित्य के सीने पर हाथ रख उसके कान के पास आकर लो वॉइस कहा, आदित्य जी, आदित्य जी। उसकी गर्म सांसों को अपने कान के पास महसूस कर आदित्य कसमसाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके एक बेहद करीब, लगभग बहुत करीब समिति का फेस था। ये देख एक पल के लिए आदित्य हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराते देख समिति कंफ्यूज हो गई। वह उसके सीने पर हाथ का दबाव बनाते हुए उठने को हुई, लेकिन एक बार फिर उसका हाथ फिसल गया और उसके होंठ सीधा आदित्य के होठों से जा मिले। ये देख वह हैरान हो गई। उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैक हो चुका था। वह कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। वही आदित्य के होठों के मुस्कान और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। वह उसके सीने पर हाथ का दबाव बनाते हुए उठने को हुई, लेकिन एक बार फिर उसका हाथ फिसल गया और उसके होंठ सीधा आदित्य के होठों से जा मिले। ये देख वह हैरान हो गई। उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैक हो चुका था। वह कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। वही आदित्य के होठों के मुस्कान और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। उसने धीरे से सहमी हुई आदित्य के सीने पर हाथ रख उसके कान के पास आकर लो वॉइस कहा, आदित्य जी, आदित्य जी। उसकी गर्म सांसों को अपने कान के पास महसूस कर आदित्य कसमसाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके एक बेहद करीब, लगभग बहुत करीब समिति का फेस था। ये देख एक पल के लिए आदित्य हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराते देख समिति कंफ्यूज हो गई। समिति उसके इस क्रिया से हैरान हो गई। वह आदित्य को देखने लगी, जो अभी भी नींद में था। उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वह इस वक्त आदित्य के ऊपर लेटी हुई थी। आदित्य ने करवट ले ली थी। उन दोनों के शरीर एक दूसरे में समाये हुए थे। उसे काफी शर्म भी आ रही थी, क्योंकि उसके इस तरह करने से सभी सर्वेंट हैरान होगा उसे देखने लगे। वह उसके हैंडसम फेस को देखने लगी। उसने धीरे से उसके गाल को टच किया तो उसके पूरे शरीर में एक अजीब सिहरन दौड़ने लगी। उसका मन आदित्य को छूने का कर रहा था, लेकिन तभी आदित्य ने नींद में ही अपना हाथ दूसरी तरफ मारा, जिससे उसके हाथ सीधा समिति की गर्दन में चले गए। उसने एकदम से समिति को अपनी तरफ खींच लिया। आदित्य, जो कि लोअर और टी शर्ट पहने हुआ उल्टा होकर लेटा हुआ था, ये देखकर उसे हंसी भी आ गई थी। उसने आसपास देखा, जहां 2-3 सर्वेंट अपने काम में लगे हुए थे। वह चलते हुए आदित्य के पास आए और उसके सोफे के पास बैठ गई। अब आगे उसने उसकी कमाई को कसके होल्ड किया। वो अपने होंठ उसके होठों पर कसने लगा। वह धीरे धीरे उसे पोलाइट किस करने लगा। धीरे धीरे कुछ ही मिनट के अंदर उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। वो काफी पैशनेट तरीके से उसे करने लगा। उसके इस तरह किस करने से समिति और ज्यादा हैरान हो गई। उसे काफी शर्म भी आ रही थी। वह अच्छे से जानती थी कि सर्वेंट उनको को ही देख रहे होंगे। उसके गाल टमाटर की तरह लाल होते जा रहे थे। उसने आदित्य की शर्ट को अपने मुट्ठी में भींचा हुआ था। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी। दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। आदित्य, जिसके हाथ उसकी कमाई को सहलाते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगे, जिससे समिति को और ज्यादा अजीब फघल होने लगा। वो ढीली पड़ती जा रही।
आदित्य के दोनों हाथ उसके सीने की तरफ बढ़ते बढ़ते किसी चीज से टकराने ही वाले थे कि तभी समिति ने एकदम से उसके हाथों को पकड़ लिया और दोबारा अपनी कमर पर रख दिया। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या कर रही है, लेकिन अगले ही पल उसने एकदम से उसके हाथों को झटकते हुए उसकी गोद से उसके खड़े हो गई, क्योंकि आदित्य का फोन जो कि सामने ही टेबल पर रखा हुआ था वो अचानक रिंग करने लगा, जिसकी रिंगटोन से समिति को एहसास हुआ कि वह क्या कर रही है। वह एकदम से अपना सिर नीचे झुकाए दूर कोने में खड़ी हो गई। उसके गाल शाम से लाल होते जा रहे थे, उसके हाथ पैर कांप पर रहे थे। वह अपना सिर नीचे झुकाए हुए खड़ी थी। फिर आदित्य एकदम से बड़बड़ाते हुए उठकर बैठा। फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। वह अपनी गर्दन को सहलाते हुए धीरे से समिति को देखकर बोला, गुड मॉर्निंग। समिति ने बस हाँ में से हिला दिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। आदित्य ने गहरी नजर से उसे देखा और सोफे से खड़े था। समिति ने नजर उठाकर उसे देखा और हकलाते हुए कहा, वो मैं वह आपको उठाने के लिए आई थी आदित्य जी। आदित्य ने आंखें छोटी करते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, अच्छा तो उठाया क्यों नहीं, मुझे टच क्यों कर रही थी और मेरे ऊपर क्यों लेटी हुई थी। समिति ने एकदम मना करते हुए रोनी सूरत बनाकर कहा, नहीं हम आपके ऊपर नहीं लेटे हुए थे, वह तो आपने हमें पकड़ के अपने ऊपर खींच लिया। और आपने हमें किस किया? हाँ हमने आपको किसने किया, आप बताए आपने हमें किस क्यों किया। ये सुनते ही आदित्य एकदम से उसके करीब आ गया और उसकी आंखों में आंखें डाल तिरछी स्माइल करते हुए बोला, क्यों तुम्हें किस करना पसंद नहीं है या मेरे लिप्स पसंद नहीं आए। ये सुनते ही समिति चौंक गई। उसके गाल से लाल होने लगे। पहली बार किसी ने उसी के सवाल किया था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजर झुका दी। वह अपने सूट के दुपट्टे को अपने हाथों में पकड़े हुए मरोड़ रही थी। आदित्य ने तिरछी मुस्कान के साथ उसे देखा और अगले ही पल दबाया उसे अपनी बाहों में कस लिया। समिति हैरान होकर उसे देखने लगी। वह घबराते हुए बोली, आदित्य जी ये क्या कर रहे हैं, देखिए हम इस वक्त मेन हाल में, प्लीज ऐसा मत कीजिए, कोई दुख लेगा। आदित्य ने एक मिनट घूम के उन सभी सर्वेंट को देखा। अगले ही पल समिति को अपनी बाहों में उठा लिया। वहां समिति चलाई जा रही थी, लेकिन आदित्य ने एक न सुनी। वो उसे लेकर सीधा समिति के कमरे में आ गया। समिति उसकी गोद में उसके सीने पर पंच मार रही थी। उसने कमरे में आते ही चिल्लाते हुए कहा, ये आपको क्या हो गया है, कल रात तो आप इतने अच्छे से बिहेव कर रहे थे, क्या सुबह उठते ही आपको कौन सा दौरा पड़ गया है क्या। आदित्य ने उसके होठों पर अपनी नजर टिकाते हुए कहा, तुम्हारे होठों ने मुझे पागल कर दिया है, तुम्हारे ये खूबसूरत गुलाबी होंठ मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा जहर मिलाया था तुमने, इन्होंने कौन सा ड्रग दिया है इन होठों के जरिए मुझे कि मैं इतना बावला हो गया हूं। ये कहते हुए उसने समिति को नीचे उतारा और उसकी गर्दन में अपनी उंगलियां चलाते हुए उसके चेहरे को अपने चेहरे के बहुत करीब कर लिया। समिति की सांसें तेज होती जा रही थी। वह आदित्य की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। उसने अपने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों कस ली थी। वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वह लगातार आदित्य के लिए बहकती जा रही थी। आज तक उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। वह नहीं जानती थी कि आदित्य के साथ ऐसा क्या हो रहा है उसके लिए। क्या वह आदित्य को पसंद करने लगी है, लेकिन उसे मिले ही एक दिन हुआ है, वह उसे पसंद कैसे कर सकती है। आदित्य ने अगले ही पल उससे दूर होते हुए तिरछी मुस्कान के साथ कहा, चलो रहने दो, तुम्हें किस करने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे होंठ इतनी सेक्सी भी नहीं है कि मैं तुम्हें किस करूं। मेरे मुंह का टेस्ट खराब हो जाएगा। ये कहते हुए वह कमरे के बाहर निकल गया। वही उसकी बात सुनकर समिति और ज्यादा चिढ़ गई। उसने गुस्से में पैर पटक के चिल्लाते हुए कहा, आदित्य जी मेरे होठों कठोर नहीं है, वो बहुत सेक्सी और रसीले, आपने सुना आपने मिस्टर आदित्य। वो चिल्लाए, लेकिन आदित्य नहीं रुका। वह झल्लाते हुए पिलो उठाकर दरवाजे की तरफ करने लगी। वह सच में बचकानी हरकतें कर रही थी। वही आदित्य इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ केशव से बात कर रहा था। ऑन द कॉल, केशव ने शांत आवाज में पूछा, क्या वो लड़की ठीक है। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह तुम्हें पता लग गया। केशव ने कहा, क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूं कि मेरे लिए किसी की इन्फॉर्मेशन निकलवाना नामुमकिन है। आदित्य ने मना करते हुए कहा, नहीं तुम बहुत जीनियस हो, बल्कि तुम तो डेविल हो। तुम्हारे लिए यमराज तक की लोकेशन पता करवाना आसान होगा, तो इसके बारे में पता लगवाना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है। मैं पागल हूं जो पूछ रहा हूं, सॉरी। केशव ने कहा, लेकिन जो करो सोच समझ के करना, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। आदित्य ने तिरछी मुस्कान लिए कहा, बस तुम देखते जाओ कि मैं करता क्या हूं। आदित्य नाम है मेरा, आदित्य नारायण, तुम्हारा चेला हूं। तुझसे मैं बिजनेस करना सीखा है। बिजनेस के मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जस्ट वेट एंड वॉच कि मैं करता क्या हूं। अब उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझसे पंगा लेकर। अब उन्हें इस तरह बर्बाद होना होगा, क्योंकि मंदिर के बाहर भीख मांगने तक की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो किसके लायक नहीं। ये कहते हुए उसके रूपे हल्की सी हंसी आ गई। केशव ने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, उसे किसी दिन डिनर पर हमारे घर लेकर आओ, दादी से मिला देना। हाँ। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, कॉल कट कर दिया। वही ईशानी इस वक्त अपने कॉलेज में आई हुई थी। तभी उसे रास्ते में ही प्रिंसिपल ने उसे देखा तो हिचकिचाते हुए धीरे से बोले, हेलो गुड मॉर्निंग बेटा। ईशानी एक पल के लिए शॉक्ड हो गई।
उसने आसपास देखा कि कहीं वह किसी और को तो नहीं बुला रहे हैं, लेकिन वह उसे ही बोले रहे थे। ये जानवर, लेकिन अगले ही वो मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल ने हल्की सी मुस्कान पास की और वहां से तुरंत चलता बना। वह अच्छे से जानता था कि ईशानी कौन है। वही ईशानी हैरान होकर बस उसे देखते ही और अपने बाल झड़कते हैं वहां से निकल गई। वह इस वक्त कैंटीन में बैठी हुई थी और उसी के सामने लगभग 20 साल के आसपास की थी। वह काफी खूबसूरत और सीधी सादी थी। उसने इस वक्त ऑरेंज कलर की सूट सलवार पहने हुए थे जो उसके खूबसूरत और मासूम चेहरे पर जांच रहे थे। वह काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। उसने अपनी आंखों में चमक लिए कहा, ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि आप मुझसे बात करने आई हैं। ईशानी अपने सामने बैठी उसे लड़की को देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आई नो कि मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ बिहेवियर अच्छा नहीं किया, बट अब हम फ्रेंड्स बना सकते हैं ताकि मैं पहले जो भी गलतियां की हैं मैं उसे सुधारूंगी। मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बनूंगी, आई प्रॉमिस। ये कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वहीं वो लड़की हैरान होकर ईशानी को देखने लगी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह ईशानी ही थी। उसके सामने बैठी लगी शक्ति की छोटी बहन शासिका थी, जिसे पिछले जिंदगी में ईशानी ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। उसने हमेशा उसे फटकार लगाई थी, जबकि इस शासिका बिल्कुल उसी की तरह बनना चाहती थी। उसके लिए ईशानी उसकी रोल मॉडल थी। उसने ईशानी की वजह से यह कॉलेज ज्वाइन कर लिया ताकि वह ईशानी की तरह बन सके, उसके पास रह सके। लेकिन ईशानी ने उसे दोस्ती करना तो दूर, बल्कि चंचल के कहने पर उसे हर वक्त इंसान की उसे इतना बुरा भला कहा, बुरी किया। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी, जिसका नाम है रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 40, प्लेबॉय शशिका की इंसल्ट और मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बनूंगी डॉली की चाल। ये कहते हुए उसके रूपे हल्की सी हंसी आ गई। केशव ने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, उसे किसी दिन डिनर पर हमारे घर लेकर आओ, दादी से मिला देना। हाँ। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, कॉल कट कर दिया। वही ईशानी इस वक्त अपने कॉलेज में आई हुई थी। तभी उससे रास्ते में ही प्रिंसिपल ने उसे देखा तो हिचकिचाते हुए धीरे से बोले, हेलो गुड मॉर्निंग बेटा। ईशानी एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। उसने आसपास देखा कि कहीं वह किसी और को तो नहीं बुला रहे हैं, लेकिन वह उसे ही बोले रहे थे। ये जानवर, लेकिन अगले ही वो मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल ने हल्की सी मुस्कान पास की और वहां से तुरंत चलता बना। वह अच्छे से जानता था कि ईशानी कौन है। वही ईशानी हैरान होकर बस उसे देखते ही और अपने बाल झड़कते हैं वहां से निकल गई। वह इस वक्त कैंटीन में बैठी हुई थी और उसी के सामने लगभग 20 साल के आसपास की थी। वह काफी खूबसूरत और सीधी सादी थी। उसने इस वक्त ऑरेंज कलर की सूट सलवार पहने हुए थे जो उसके खूबसूरत और मासूम चेहरे पर जांच रहे थे। वह काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। उसने अपनी आंखों में चमक लिए कहा, ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि आप मुझसे बात करने आई हैं। ईशानी अपने सामने बैठी उसे लड़की को देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आई नो कि मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ बिहेवियर अच्छा नहीं किया, बट अब हम फ्रेंड्स बना सकते हैं ताकि मैं पहले जो भी गलतियां की हैं मैं उसे सुधारूंगी। मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बनूंगी, आई प्रॉमिस। अब आगे। ये कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वहीं वो लड़की हैरान होकर ईशानी को देखने लगी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह ईशानी ही थी। उसके सामने बैठी लगी शक्ति की छोटी बहन शासिका थी, जिसे पिछले जिंदगी में ईशानी ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। उसने हमेशा उसे फटकार लगाई थी, जबकि इस शासिका बिल्कुल उसी की तरह बनना चाहती थी। उसके लिए ईशानी उसकी रोल मॉडल थी। उसने ईशानी की वजह से यह कॉलेज ज्वाइन कर लिया ताकि वह ईशानी की तरह बन सके, उसके पास रह सके। लेकिन ईशानी ने उसे दोस्ती करना तो दूर, बल्कि चंचल के कहने पर उसे हर वक्त इंसान की उसे इतना बुरा भला कहा, बुरी किया, जिसकी वजह से उसकी दोस्ती शक्ति से भी टूट चुकी थी। अपनी पिछली बातों को याद करते हुए ईशानी को अब अपने आप पर पछतावा होने लगा। उसने धीरे से हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप तुम्हारी लाइफ में इस दोस्त के लिए जगह है। ये सुनकर से शाशिका ने लंबी सी मुस्कान के साथ कहा, हो जाएगी, वो मैंने बहुत दोस्त बना रखे हैं, लेकिन मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं है, मुझे बस आपसे दोस्ती करनी थी। ये सुनकर ईशानी ने हंसते हुए कहा, वेल मेरी तो शादी हो चुकी है, इसलिए मुझ पर लाइन मारना बंद करो और मैं वैसे स्ट्रेट हूँ। ये सुनते ही शासिका ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, नहीं नहीं प्लीज, मेरा मतलब वह नहीं था, स्ट्रेट तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं बस आपको रोल मॉडल मानती हूँ। वो काफी इनकम्फर्टेबल फील कर रही थी ईशानी की बात सुनकर। वहीं उसकी ऐसी शक्ल देख ईशानी एकदम से हंसने लगी। उसे हंसते देखा शासिका को भी यकीन हो गया कि ईशानी मजाक ही कर रही है। वह बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी शासिका की मुस्कान अगले ही पल गायब हो गई जब उसने कुछ ही दूरी पर खड़ी चंचल को देखा। चंचल को देख वो अगले ही पल घबरा चुकी थी। उसने धीरे से अपनी नजर नीचे कर ली। उसे चुप देख ईशानी चौंक गई और फिर उसने पलट के सामने खड़ी चंचल को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वह धीरे से उठी और अपने होठों पर तीखी मुस्कान लिए पलटकर चंचल को देखकर बोली, अरे चंचल आओ बैठो, मुझे तुमसे अपनी दोस्त को मिलवाना है। ये तुम्हें याद है ना, तुम शक्ति की बहन और मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड।
ये बचपन में मेरे साथ खेलती थी और अब देखो कितनी बड़ी हो गई है। हालांकि स्टडी के लिए चली गई थी लेकिन सिर्फ मेरे लिए यहाँ आए हैं। तुम्हारी तरह मेरी भी दोस्त बन चुकी है ये तो। चंचल अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं इन दोनों भाई बहनों की प्रॉब्लम क्या है। ये दोनों हमेशा ईशानी के पीछे क्यों घूमते रहते हैं। दोनों के दोनों पागल है। बट आई डोंट केयर, जब तक कि यह इसके पीछे है मैं ईशानी के साथ कोई बात भी नहीं कर सकती। ओ गॉड, क्या प्रॉब्लम है। लगता है मुझे विशाल से बात करनी पड़ेगी। ये कहते हुए उसने तीखी मुस्कान के साथ शासिका को देखकर कहा, ओह तो शासिका तुम शक्ति की बहन हो, मिलकर अच्छा लगा। ये कहते हुए उसने अपने दांत भींच लिए। वही शासिका ने बस हल्की सी स्माइल पास की। वह थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। यह महसूस करते ही अनिका के होठों पर अचानक से मुस्कान आ गई। उसने एकदम से शासिका का हाथ पकड़कर खड़े होते हुए चंचल को देखकर कहा, चंचल आई एम सॉरी लेकिन मुझे भी ना शासिका के साथ कहीं जाना है। तो तुम एक कम करो, तुम अपनी क्लास अटेंड करो और बाद में मुझे नोट्स भिजवा देना। ये कहते हुए वह तुरंत शासिका के साथ वहां से चली गई। उसके जाते ही चंचल ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, यह मुझे क्या अपना नौकर समझती है। आई एम नॉट हर सर्वेंट। लेकिन ये जा कहाँ रही है, मुझे शिवाय को उसके पीछे लगाना चाहिए। ये कहते हुए उसने तुरंत अपना फोन निकाला। वही शासिका इस वक्त ईशानी के साथ कहीं जा रही थी। वह ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थोड़ी कंफ्यूज होकर ईशानी को देख रही थी। उसने धीरे से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं। ईशानी ने लंबी सी मुस्कान के साथ कहा, तुम जहां ले चलो। एक काम करो, मुझे भूख लगी है, मैं जल्दी जल्दी में खाना भूल गई। अगर तुम्हारे जीजू को पता चला कि मैं खाना खाकर नहीं आई हूं तो वह बहुत नाराज होंगे। उसके मुंह जीजू सुन शासिका हैरानी से उसे देखने लगी। उसे ऐसे देख ईशानी अगले ही पल हंसते हुए बोली, क्या हुआ, तुम्ही ने कहा था कि तुम मुझे अपनी बहन जैसा मानती हो, तो मेरे हस्बैंड तुम्हारे जीजू हुए कि नहीं। उसकी बात सुनकर शासिका बेचारी ने बस हाँ में सिर हिलाते हुए रह गई। उसने कार स्टॉप की और वह रेस्टोरेंट की तरफ निकल गए। ईशानी शासिका को ही देख रही थी जो चुपचाप ड्राइविंग कर रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ अपने आप से कहा, आई एम सॉरी शासिका बट आई प्रॉमिस, मैंने जो भी पिछली लाइफ में गलत किया है मैं उस सबको सुधारूंगी और तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है उसे ठीक करूंगी। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी था, अब मैं तुम्हारी दोस्त बनाकर उस तकलीफ को दूर करूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। लगभग 15 मिनट बाद वह अवस्थी होटल के बाहर पहुंची। होटल का नाम पढ़कर ईशानी कंफ्यूज हो गई। वह कुछ सोचते हुए अपने आप में बोली, ये अवस्थी नाम कहीं सुना सुना सा है। लेकिन उसने अपने सिर इधर को झटका, उसके साथ अंदर चली गई। होटल के 7th फ्लोर पर रेस्टोरेंट बना हुआ था जिसका खान पूरे दिल्ली में फेमस था। वह दोनों एक वीआईपी टेबल में बैठी हुई थी जिसे शासिका ने पहले ही बुक कर लिया था। शशिका कोई राह चलती लड़की नहीं थी, वह मशहूर लॉयर शक्ति और तेज खंडेलवाल की बेटी और बहन थी। उसके बारे में भी कई लोग जानते थे। मैनेजर ने उन दोनों को ग्रीट किया और वीआईपी टेबल पर बैठाकर वहां से निकल गया। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो क्या बात है, तुम्हारी तो बहुत पहुंच है इस होटल में। शशिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं नहीं मैं पहली बार आई हूं, पर क्या है ना डैड ने इस होटल के बारे में बताया था और कहा था कि मैं कभी भी इस होटल में आ सकती हूं। ये पास, इसकी हेल्प से मुझे यहां आने की परमिशन है। ये कहते हुए उसने ब्लैक पास दिखाया जो कि वहां का वीआईपी पास था। ईशानी बस मुस्कुराई। तभी उसे कुछ ही दूरी पर डॉली बैठी हुई थी जिसे एक गोल्डन कलर की एप्रिल ड्रेस पहनी हुई थी जो कि बैकलेस थी। वह अपना खाना खा रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने बैठी ईशानी पर गई। ईशानी को देखते ही उसका मूड खराब हो गया। उसने गुस्से में ईशानी को घूरा और दांत पीसते हुए बोली, ओह गॉड, ये लड़की मुझे कहीं अकेला नहीं छोड़ सकती जहां भी जाती है। उसका मनहूस चेहरा दिख जाता है, पता नहीं कब यह मेरी लाइफ से जाएगी। वो गुस्से में ईशानी को घूरने लगी। अगले ही पल उसने अपनी आंखों में चमक लिए अपने सामने बैठे उस लड़के को देखा जो कि मेयर का बेटा था, मनदीप अग्रवाल। उसने तिरछी मुस्कान के साथ मनदीप को देखकर पूछा, मनदीप बेबी मुझे तुमसे फीवर चाहिए था, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। उसके सामने 26 साल का मनदीप जो कि काफी हैंडसम था, लेकिन उसके बारे में एक र्यूमर्स थे। वह एक प्लेबॉय था जिसे लड़कियां कपड़े की तरह बदलने की आदत थी, लेकिन पिछले 1 महीने से वह डोली के साथ टिका हुआ था। ये काफी हैरानी की बात भी थी। उसने अचानक से आंखें छोटी करते हुए पूछा, कैसे गलत, क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं उसके पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। ये कहते हुए उसने घमंड भरी मुस्कान पास की। डोली ने तुरंत सामने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह देखो मेरी कॉलेज स्टूडेंट, वह काफी बदतमीज लड़की है। वह हमेशा मुझे कॉलेज में तंग करती है, तो प्लीज उसे सबक सिखा सकते हो। ये सुनकर मनदीप ने पीछे पलटकर ईशानी को देखा। ईशानी को देख उसकी आंखें छोटी हो गई। वह एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो गया, लेकिन अगले ही पल थोड़े गुस्से में बोला, क्या ये बदतमीज लड़की तुम्हें परेशान करती है। इसकी इतनी हिम्मत कि मनदीप अग्रवाल की गर्लफ्रेंड को परेशान करे। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं इसका क्या करता हूँ। ये कहते हुए वह घमंड भरी मुस्कान के साथ अपनी जगह से उठा और उन दोनों की तरफ आने लगा। उसी के पीछे पीछे डोली भी अपनी आंखों में चमक लिए चल दी। तभी वेटर ईशानी और शासिका के पास एक प्लेट में खाना लेकर पहुंचा। उसने वह खाना सर्व किया और वहां से चला गया। उन दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा और खाना स्टॉप किया।
ईशानी ने पहला निवाला खा ही रही थी कि तभी किसी ने तेज आवाज में उसका नाम पुकारते हुए कहा, ईशानी तुम भी यहाँ पर हो। ये सुनकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई। ईशानी ने नजर घूमर सामने डोली को देखा तो उसकी आंखों में अगले ही पल गुस्सा आ गया। तभी उसकी नजर मनदीप पर गई, मनदीप जो उसे एकटक घूर रहा था। मनदीप ने अजीब सी नजरों से ईशानी को देखते हुए कहा, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की। ये कहते हुए उसने नाक सिकुड़ते हुए शासिका को देखा और थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, इस होटल का स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ है कि यहाँ ऐसे लो क्लास भी लोग आ जाते हैं। ये कहते हुए उसने गुस्से में शासिका को देखा। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी जिसका नाम है रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 41। मनी ने मारा मनदीप को थप्पड़, मनदीप की बदतमीज और शशि का शॉट। ये कहते हुए उसने घमंड भरी मुस्कान पास की। डोली ने तुरंत सामने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह देखो मेरी कॉलेज स्टूडेंट, वह काफी बदतमीज लड़की है। वह हमेशा मुझे कॉलेज में तंग करती है, तो प्लीज उसे सबक सिखा सकते हो। ये सुनकर मनदीप ने पीछे पलटकर ईशानी को देखा। ईशानी को देख उसकी आंखें छोटी हो गई। वह एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो गया, लेकिन अगले ही पल थोड़े गुस्से में बोला, क्या ये बदतमीज लड़की तुम्हें परेशान करती है? इसकी इतनी हिम्मत कि मनदीप अग्रवाल की गर्लफ्रेंड को परेशान करे। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं इसका क्या करता हूँ। ये कहते हुए वह घमंड भरी मुस्कान के साथ अपनी जगह से उठा और उन दोनों की तरफ आने लगा। उसी के पीछे पीछे डोली भी अपनी आंखों में चमक लिए चल दी। तभी वेटर ईशानी और शासिका के पास एक प्लेट में खाना लेकर पहुंचा। उसने वह खाना सर्व किया और वहां से चला गया। उन दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा और खाना स्टॉप किया। ईशानी ने पहला निवाला खा ही रही थी कि तभी किसी ने तेज आवाज में उसका नाम पुकारते हुए कहा, ईशानी तुम भी यहाँ पर हो। अब आगे। ये सुनकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई। ईशानी ने नजर घूमर सामने डोली को देखा तो उसकी आंखों में अगले ही पल गुस्सा आ गया। तभी उसकी नजर मनदीप पर गई, मनदीप जो उसे एकटक घूर रहा था। मनदीप ने अजीब सी नजरों से ईशानी को देखते हुए कहा, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की। ये कहते हुए उसने नाक सिकुड़ते हुए शासिका को देखा और थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, इस होटल का स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ है कि यहाँ ऐसे लो क्लास भी लोग आ जाते हैं। ये कहते हुए उसने गुस्से में शासिका को देखा। मनदीप की बात सुनकर ईशानी ने उसे घूरते हुए कहा, ओह हेलो एक सेकंड, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी फ्रेंड के पे ऐसे कमेंट करने की। ये सुनकर मनदीप ने हंसते हुए कहा, ओह तो ये लो क्लास लड़की तुम्हारी फ्रेंड है, लेकिन लगती तो नहीं है। कम से कम अपनी इस फ्रेंड को ये तो समझा दिया होता कि अगर अपने स्टैंडर्ड से ऊपर की जगह पर कहीं जाते हैं तो ढके कपड़े पहन कर जानी चाहिए। ईशानी ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, और तुम होते कौन हो यह समझने वाले। देखो तुम बताओगे तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है और तुम कैसे मेरी फ्रेंड को इतना कुछ सुनाए जा रहे हो। लिसन, हम यहाँ पर ड्रामा करने नहीं आए हैं। आई नो कि तुम किसके कहने पर ये सब कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती, इसलिए प्लीज यहाँ पर तमाशा ना करो तो बेहतर है। अभी इसी वक्त मेरी फ्रेंड से माफी मांगो, चलते बनो। ये कहते हुए वो गुस्से में डॉली को देखने लगी। उसे मनदीप का शशिका की इंसल्ट करना अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं ये सुनकर मनदीप एकदम से गुस्से में आग बबूला हो गया। वह उससे माफी मांगने के लिए कह रही थी। डोली ने तो तिरछी मुस्कान के साथ ईशानी को देखकर अपने आप से कहा, लगता है ये लड़की मरने के मूड में है या फिर बर्बाद होकर ही रहेगी आज, जो मनदीप को गुस्सा दिला रही है। मनदीप ने दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेयर यू। तुम जानते भी हो मैं कौन हूं, मैं मनदीप अग्रवाल हूं, यहाँ के मेयर का बेटा। ईशानी ने आंखें छोटी करते हुए कहा, तो मैं क्या करूं। अभी इसी वक्त तुमने मेरी फ्रेंड से माफी नहीं मांगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मनदीप हंसते हुए बोला, अच्छा तो मैं भी देखता हूं कि अगर मैं माफी नहीं मांगता तो मेरे साथ क्या गलत हो जाएगा। ये कहते हुए वो अपने कदम शासिका की तरह बढ़ाने लगा। ये देख शासिका एकदम से घबरा गई। उसे ऐसा मैटर हैंडल करने की आदत नहीं थी। उसे शासिका की तरफ आता देख इशिका ने चिल्लाते हुए कहा, आई सेड स्टॉप इट, ये क्या तमाशा है। वहां खड़े वेटर और बाकी सारे वहां पर आए लोग सभी ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मैं मनदीप अग्रवाल के खिलाफ जा सके, और मनदीप को भी इस बात का पूरा यकीन था कि कोई उसके खिलाफ नहीं जाएगा, इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। वह घूरते हुए शासिका को देखकर बोला, बेबी तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन क्या है ना, तुमने इस लड़की से दोस्ती कर ली है। अब इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिले पड़ेगी ना, और वैसे भी तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास लड़की को पनिश करना मुझे काफी अच्छा लगता है। आई विल वेरी इंजॉय इट। ये कहते हुए वह लगभग शासिका के पास पहुंच गया था। वहीं शासिका की आंखों में ये देखा अचानक से खौफ से भर गईं। वह अपने कदम पीछे खींचने लगी। मनदीप ने एकदम से अपना हाथ शासिका की तरह बढ़ाया। उसका हाथ शासिका तक पहुंच पाता उससे पहले ही उसके हाथ को किसी मजबूत हाथ में बड़ी ही मजबूती से पकड़ा और पलक झपकते ही मरोड़ के उसकी पीठ के पीछे लगा दिया। इसे ये सब इतनी अचानक हुआ कि मनदीप की एक जोरदार चीख वहां गूंज उठी। वह चिल्लाते हुए दर्द से कराह रहा था। सभी लोग ये देखकर अगले ही पल चौंक गए। डोली की आंखें एकदम से छोटी हो गईं। वह सामने देखने लगी। वही शासिका तुरंत इशिका के पास चली गई।
वो दोनों भी सामने देखने लगी। जहां मनी खन्ना खड़ी हुई थी, मनी जिसका चेहरा सख्त दिखाई दे रहा था, उसने गुस्से में एक जोरदार किक उसके घुटने के पास मारी तो वी सीधा घुटनों के बल हो गया और दर्द से कराने लगा। मनी के पीछे उसके साथ बॉडीगार्ड थे जिन्होंने अपनी बंदूक के मनदीप के ऊपर पॉइंट कर दी थी। मनी ने एक नज़र सामने शासिका और ईशानी को देखा और फिर एक जोर का धक्का मनदीप को दिया। वो सीधा जमीन पर जा गिरा। वो गुस्से में कराहते हुए मनी को देखने लगा। मनी ने उसके सामने आकर अपने दोनों हाथ बांधते हुए तिरछी मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो तुम मेयर के बेटे हो इसलिए तुम्हारे अंदर इतना घमंड है, बट सॉरी मैं तुम्हारे मेयर से नहीं रहती। मैं मनी खन्ना हूं, नाम तो तुमने सुना होगा ना। मनदीप ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तब तुम कोई भी क्यों ना हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वह कुछ कहता अगले ही पल मनी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। वह दोबारा जमीन पर जाकर गिरा। ये देख ईशानी के होठों पर अचानक से मुस्कान आ गई। वहीं शासिका अभी भी मनी को ही देख रही थी। वो काफी हैरान थी। मनी ने पलते हुए ईशानी को देखकर पूछा, ईशानी तुम ठीक हो। ईशानी ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हम ठीक है, लेकिन ये बदतमीजी कर रहा था हमारे साथ। इसने मेरी दोस्त के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा। यह सुनकर मनी ने एक नज़र उसके पीछे खड़ी शासिका को देखा जो कि आंखें बड़ी बड़ी करके उसे ही देख रही थी। मनी ने बिना पीछे पलटे अपने गार्डों की तरफ उंगली दिखाकर कहा, गार्ड्स इस आदमी को उठाओ और दफा करो, इसका क्या करना है वो तुम लोग देखो, तुम्हें अच्छे से पता है। ये सुनकर उनके पीछे खड़े गार्ड्स ने सिर हिलाया और झटके के साथ ही मनदीप को वहां से उठाकर ले गए। ये देख डॉली शॉक्ड रह गई। मनदीप चिल्लाता रहा लेकिन कोई उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं था क्योंकि सभी लोग मनी के खौफ से भी वाकिफ थे। मोनी ने जलती निगाहों से सामने डोली को देखा और गार्ड को देखकर बोली, इस लड़की को उठाकर होटल के बाहर फेंको, मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं आई, ये आज के बाद इस होटल में नहीं दिखनी चाहिए। ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ अपने ब्लैक सूट की जेब में डाले और ईशानी को देखकर बोली, ईशानी हम कहीं और चल के बात करें। ये कहते हुए ईशानी को देखा। ईशानी ने तुरंत सिर हिलाया और वह दोनों मनी के साथ चली गईं। वहीं डोली उसे हैरान होकर बस में जाते हुए देखती रही। तभी दो गार्ड ने उसे पकड़ लिया। 10 मिनट बाद वो दोनों मनी के साथ एक विप रूम में बैठी थी। ईशानी के पास बैठी शासिका अपनी आंखें फाड़े मनी को ही देख रहे थे। मनी भी तिरछी निगाहों से उसे देखा थी क्योंकि उसे अजीब सा लग रहा था। उसने इशारे से ईशानी से पूछा। ईशानी ने शासिका को देखकर बोली, शशिका क्या हुआ, तुम मनी को ऐसे क्यों देख रही हो। शशिका ने हैरान होते हुए कहा, तुम नहीं जानती कि मैं क्यों देख रही हूं। ईशानी ने ना में सिर हिलाते हुए, नहीं। अब बताओ क्यों देख रही हो, उन्होंने ठीक ठाक तो कपड़े पहने हुए हैं, वो बिजनेस वूमन है, क्या तुम्हें नहीं जानती हो। शासिका ने शौक होकर पूछा, क्या तुम जानती। ओह गॉड, यू डोंट नो ये कौन है। शी इज द ग्रेट मेकअप प्रोड्यूसर। मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूं। मैंने इनके बनाए हुए सभी ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदे हुए हैं, सभी मेरे फेवरेट हैं। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जैसे कि उसे न जाने कौन सा बेशकीमती हीरा मिल गया हो। उसकी बात सुनकर मनी आंखें छोटी करते हैं वो उसे देखने लगी। वही ईशानी भी हैरान होकर मनी को देखने लगी। उसे पता तो था कि मनी की ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी है लेकिन वो उनके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नहीं जानते थी, लेकिन उसने इस्तेमाल तो काफी कुछ कई किए हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मुझे पता है लेकिन मुझे यह नहीं पता था तुम मनी की इतनी बड़ी फैन हो। अगर तुम चाहो तो मनी तुम्हारी हेल्प कर सकती है तुम्हारे काम में। ये सुनकर मनी ने ईशानी को देखा। ईशानी मुस्कुराते हुए मनी से बोली, मनी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, देखो मेरी फ्रेंड जो है ये भी ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर काम करने वाली है आगे चलकर। तो मैं क्या कर रही थी, तुम अगर मेरी रिक्वेस्ट मानो तो इसे कुछ दिनों के लिए अपनी कंपनी में या अपनी असिस्टेंट के तौर पर रख लो ताकि ये तुम्हारे साथ रहकर कुछ काम सीख सके। इसकी वैसे भी कुछ दिनों की छुट्टियां हैं और ये भी तो एक काम ही है ना, तुम्हारे साथ रहेगी तो इसे काफी कुछ सीखने का मिलेगा। ये सुनते ही शासिका की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो हैरान होकर मनी को देखने लगी। वो मनी ही मन चाह रही थी कि मनी हाँ कहे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मनी खन्ना के साथ काम करेगी। उसकी आंखें लगातार फैलती जा रही थी। वही मनी अभी भी शांत नजर से शासिका को ही देख रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है तुम्हारा नाम क्या है। उसने शासिका को देखा। शासिका हकलाते हुए बोली, मैं वह मेरा नाम शासिका खंडेलवाल। मनी ने आई रोल करते हुए कहा, खंडेलवाल मतलब तुम मिस्टर तेज खंडेलवाल की बेटी हो राइट। शासिका ने तुरंत सिर हिला दिया। वह अभी भी मनी को ही देख रही थी। वह जैसे पागल हो चुकी थी मनी को अपने सामने देखकर। मनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैंने अपनी नई असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू रखा था, उसे कैंसिल करवा दूंगी। अब से तुम मेरी नई असिस्टेंट बनोगी, तुम्हें हर पल मेरे साथ रहना होगा। ये सुनते ही शासिका के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसकी ड्रीम सुपरस्टार जिसे वो जिंदगी में एक बार मिलना चाहती थी वो उसके साथ 24 घंटे रहने वाली थी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जानी थी। उसे समझ नहीं आया था कि वह क्या कहे और क्या करे। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी जिसका नाम है
रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर।